लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के बाद अगर हम बात करें हीरालाल शास्त्री। अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज। मोतीलाल तेजाब। चलो पहले इन चार के बारे में पढ़ते हैं। अर्जुन लाल सेठी, बताओ अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ था? अर्जुन लाल सेठी का जन्म, अर्जुन लाल सेठी का जन्म, कोई नहीं। अर्जुन लाल सेठी का जन्म, इस अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म हुआ था वो इसी जयपुर में हुआ था। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के थे। जयपुर में जन्मे अर्जुन लाल सेठी, जिनको जयपुर का जनक कहते हैं। जयपुर का जनक किसे कहते हैं? तो जयपुर का जनक कहते हैं, किसको बोलते हैं? अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का जनक कहते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए इस अर्जुन लाल सेठी ने। ये अंग्रेजों के तहत जयपुर का जनक बोलते हैं, क्योंकि अजमेर में एक स्थित जैन शिक्षा सोसाइटी, अजमेर में स्थित जैन शिक्षा सोसाइटी, ये जैन शिक्षा सोसाइटी जो अजमेर में स्थित थी, और अजमेर में स्थित इस जैन शिक्षा सोसाइटी को ये अर्जुन लाल सेठी जयपुर लेके आया। और जयपुर में इस जैन शिक्षा सोसाइटी जो थी, इसको अजमेर में स्थित जैन शिक्षा सोसाइटी को जैन वर्धमान महावीर पाठशाला के नाम से जयपुर में स्थापित किया। जयपुर में स्थापित करने वाला भी अर्जुन लाल सेठी था। मतलब अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी नामक एक संस्था चलती थी। उस जैन शिक्षा सोसाइटी नामक संस्था जो अजमेर में थी, इस जैन शिक्षा सोसाइटी को जैन वर्धमान पाठशाला महावीर पाठशाला के नाम से अजमेर से स्थानांतरित कर उसको कहाँ स्थापित कर दिया इसने? जयपुर में। ये अच्छा काम किया जयपुर की शिक्षा के लिए अर्जुन लाल सेठी ने। ये अर्जुन लाल सेठी खुद स्वयं कलेक्टर की नौकरी करता था। ये कलेक्टर की नौकरी करता था। अंग्रेजी सत्ता के तहत किस पद पर थे? ये कलेक्टर थे। अंग्रेजों ने इनको कलेक्टर की नौकरी दे रखी थी अर्जुन लाल सेठी को। इस अर्जुन लाल सेठी ने वो कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी और कलेक्टर की नौकरी छोड़कर कहा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा, अंग्रेजों की नौकरी करूंगा। तो मेरी भारत माँ को कौन आजाद करवाएगा? मतलब मैं अगर अंग्रेजों के अधीन कलेक्टर की नौकरी करूंगा तो मेरी भारत माँ को कौन आज़ाद करवाएगा? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने कलेक्टर के पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि अगर मैं अंग्रेजी सत्ता की नौकरी करूंगा तो मेरी भारत माँ को कौन आज़ाद कराएगा? ये बात अर्जुन लाल सेठी ने कही थी। अब इसने जैन शिक्षा सोसाइटी अजमेर से जब यहाँ ला दी जयपुर में, तो अजमेर में शिक्षा के केंद्र कम हो गए। अजमेर में बच्चों की पढ़ाई का एक व्यवस्था जो अव्यवस्थित हो गई थी। तो ये अर्जुन लाल सेठी ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने अंतिम समय में, अर्जुन लाल सेठी ने अंतिम समय में अजमेर जाकर
ख्वाजा की दरगाह, ख्वाजा की दरगाह में, ख्वाजा की दरगाह में मुस्लिम बच्चों को शिक्षा देने का पुनीत कार्य किया। अंतिम समय में वापस जयपुर से अजमेर चले गए और अजमेर में ख्वाजा की दरगाह को पाठशाला बना लिया और जो मोमडन बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे थे उनके लिए इसने क्या किया कि वहाँ खुद ने स्वयं शिक्षा का काम किया था। अजमेर में मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने वाला भी स्वतंत्रता सेनानी कौन था? अर्जुन लाल सेठी। जन्म जयपुर में हुआ और जयपुर का जनक कहा जाता है। जयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया इस अर्जुन लाल सेठी ने। जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी को अजमेर से जयपुर में वर्धमान महावीर पाठशाला, जो आज एक ओपन यूनिवर्सिटी बन चुकी है, खुला विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गया, जिसका मुख्यालय अब कोटा चलता है। ठीक है, ये वही तो है जो जयपुर में सबसे पहले स्थापित हुई। तो वो पाठशाला को लाने का श्रेय किसको जाता है? जयपुर। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में किस क्रांतिकारी ने अपने राजस्थान में जयपुर की धरा के लिए बहुत अच्छे पुनीत कार्य किए? तो वो अर्जुन लाल सेठी था। इस अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में भी शिक्षा के कार्य किए और कलेक्टर के पद पर आसीन थे अंग्रेजी सत्ता के तहत। तो उस नौकरी को छोड़कर कहा कि अगर मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो मेरी भारत माँ को कौन आजाद कराएगा। ये सारे शब्दावली इस अर्जुन लाल सेठी से जुड़ी हुई है। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का जन्म पूछ सकता है भाई, ध्यान रख लेना, जन्म काफी बार पूछेंगे। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? हीरालाल शास्त्री कहाँ जन्मे? हीरालाल शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था जौवनेर। और जौवनेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में ही। जौवनेर तहसील है जयपुर की। ज्वाला माता का मंदिर है वहाँ। जौवनेर जयपुर में किस माता का मंदिर है? ज्वाला माता। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी कहलाती है ज्वाला माता। उस ज्वाला माता का मंदिर है जौवनेर जयपुर। और जौवनेर कस्बे में हीरालाल शास्त्री का क्या हुआ था? जन्म। इस हीरालाल शास्त्री ने टोंक जिले की निवाई तहसील है, टोंक जिले की तहसील कौन सी है? निवाई। टोंक जिले की निवाई तहसील में, निवाई तहसील के वनस्थली गांव में, वनस्थली गांव में जीवन शिक्षा कुटीर, जीवन शिक्षा कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। जीवन शिक्षा कुटीर नामक संस्था की स्थापना, जीवन शिक्षा कुटीर नामक जो संस्था है उसकी स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। जो आज निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से चलती है, वो वनस्थली विद्यापीठ इस वनस्थली गांव में स्थित है, इसलिए उसका नाम वनस्थली विद्यापीठ रखा गया था। शुरुआत में उसका जीवन शिक्षा कुटीर के नाम से इसको स्थापित करने वाला भी कौन था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाते हैं। इस दिन 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उस 30 मार्च 1949 को वहद राजस्थान अस्तित्व में आया था। इस वहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, वहद राजस्थान में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। मतलब वहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बना था? हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 की डेट थी, तो 30 मार्च 1949 को वहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बना था। हीरालाल शास्त्री के लिए और भी बातें करें तो हीरालाल शास्त्री 1957 से लेकर 1962 तक, 5 साल तक के कार्यकाल में 1957 से 62 तक कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का सदस्य चुना गया।
लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से सदस्य चुना गया है 1957 से लेकर 62 तक। 5 साल राजस्थान से कांग्रेस का लोकसभा सांसद चुनकर गया था कौन? हीरालाल शास्त्री। पहले मुख्यमंत्री भी बने थे ये हीरालाल शास्त्री, पहले मुख्यमंत्री बने थे मनोनीत निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, पहला मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन बनाए? हीरालाल शास्त्री। पहला मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, जो पहला मनोनीत है, निर्वाचित नहीं है। पहली बार किसी को अगर मुख्यमंत्री बनाया था तो पहला मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। भाई इसके अलावा अगली बात करें जमनालाल बजाज। ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं। हीरालाल शास्त्री के लिए ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। हीरालाल शास्त्री के बाद जमनालाल बजाज की बात करें। ये जो जमनालाल बजाज है, इस जमनालाल बजाज का जन्म, जमनालाल बजाज, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ सीकर जिले के काशी का वास, सीकर जिले में काशी का वास गांव। सीकर जिले में काशी का वास एक गांव है। उस सीकर जिले में काशी के वास गांव में किसका जन्म हुआ था? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो सीकर जिले के काशी का वास एक गांव है, उस गांव में इसका जन्म हुआ था। इस जमनालाल बजाज के लिए हम पर्याय बातें करें तो जमनालाल बजाज, जिसको गांधी जी का 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां क्या बोलते हैं? पुत्र। गांधी जी का 5वां पुत्र है जमनालाल बजाज। और बोलते हैं गुलाम नंबर 4, गांधी जी का 5वां पुत्र। और जब इसको अंग्रेजों ने जेल में रखा था तो इसको गुलाम नंबर जो टैग दिया था वो कितने नंबर का था? 4। इसलिए प्रसिद्ध है गुलाम नंबर 4। और गांधी जी का 5वां पुत्र किसको बोलते हैं? जमनालाल बजाज। गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4 के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है। ये जमनालाल बजाज जो थे, जमनालाल बजाज, ये जमनालाल बजाज सीकर जिले में काशी का वास गांव जहां पर जन्मे, गांधी जी के 5वां पुत्र बोलते हैं इसको गुलाम नंबर 4। अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी। अंग्रेजों ने इसको राय बहादुर की क्या दे रखी थी? उपाधि। उस राय बहादुर की जो उपाधि दे रखी थी, उस राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया। राय बहादुर की उपाधि जो थी, इस राय बहादुर की उपाधि को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटाया। अंग्रेजों को इसने लौटाया है। किसने लौटाया है? जमनालाल बजाज ने। अंग्रेजों को राय बहादुर की उपाधि वापस लौटाई, मतलब इसके पास राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी अंग्रेजों ने। उस राय बहादुर की उपाधि को इस जमनालाल बजाज ने वापस लौटा दिया अंग्रेजी सत्ता को। जब अंग्रेजों के विरोध में आवाज़ उठाई इन स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो जमनालाल बजाज को अंग्रेजों ने क्या दे रखी थी? राय बहादुर। जो एक्टिव स्वतंत्रता सेनानी था उसको कहीं ना कहीं कोई पद दे रखा था अंग्रेजों ने, या फिर किसी उपाधि से नवाज रखा था जिससे कि वो उन अंग्रेजों की तरफ बोले। परंतु अंत में जमनालाल बजाज ने जो राय बहादुर की उपाधि धारण कर रखी थी उसको वापस लौटा दिया। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था कोलियार गांव। कोलियार गांव है, और कोलियार गांव कहाँ पड़ता है? उदयपुर के
कोलियार जो गांव है, उस उदयपुर के कोलियार गांव, उदयपुर जिले के कोलियार जो गांव है, उस कोलियार गांव में इसका जन्म हुआ। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ था वो जन्म कहाँ हुआ था? कोलियार गांव। इसके अलावा इस मोतीलाल तेजावत ने 1920 में एक ही आंदोलन के प्रणेता बने। एक ही आंदोलन के क्या बने थे? ये प्रणेता। एक ही आंदोलन चलाने वाला ही कौन था? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जन्म कोलियार गांव उदयपुर में 1920 में। एक ही आंदोलन का प्रणेता भी कौन है? मोतीलाल तेजावत। दो ही चीज फेमस है, या तो जन्म पूछ सकता है या फिर इसने एक आंदोलन चलाया जिस आंदोलन को एक ही आंदोलन बोलते हैं, और इसी आंदोलन को भूमठ आंदोलन भी बोलते हैं। एक ही आंदोलन या भूमठ आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक ही आंदोलन भूमठ आंदोलन के प्रणेता यही मोतीलाल तेजावत है। एक ही आंदोलन भूमठ आंदोलन का प्रणेता है मोतीलाल तेजावत। ये बात की आप लिख नहीं रहे। फोटो लो, अब फोटो मोबाइल में फोटो लो। आगे की बाकी में इससे लिख पाएंगे। अच्छा ठीक, इसका फोटो निकाल लो जो जिन्होंने नहीं लिखा, बाकी के नेक्स्ट बात करते हैं। देखो दो तीन स्वतंत्रता सेनानी और देखते हैं। गोकुल भाई भट्ट, इससे भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी, विजय सिंह पथिक। काफी है, इतने को याद रख ले। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म हुआ था, ये गोकुल भाई भट्ट का जन्म, गोकुल भाई जो भट्ट है, इस गोकुल भाई भट्ट का जन्म सिरोही जिले में, सिरोही जिले में हाथल एक गांव है। सिरोही जिले का गांव है हाथल गांव। इस हाथल गांव में इसका क्या हुआ था? जन्म। ये गोकुल भाई भट्ट सिरोही जिले के हाथल गांव में जन्मे, और इस गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल, जो मैंने कल एक टेबल बनवाई थी, उस सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक मैंने आपको गोकुल भाई भट्ट लिखाया होगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की, संस्थापक बने। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? गोकुल भाई भट्ट। इस गोकुल भाई भट्ट को एक बात महत्वपूर्ण है, राजस्थान का गांधी कहते हैं। राजस्थान का गांधी कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी, कई बार पूछा राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो वो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी। जन्म सिरोही जिले के हाथल गांव में, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, संस्थापक बने गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान में गांधी कहते हैं। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। भोगीलाल पांड्या,
इस भोगीलाल जो पांड्या था इसका जन्म सीमलवाड़ा गांव, सीमलवाड़ा एक गांव है और ये सीमलवाड़ा गांव डूंगरपुर जिले में पड़ता है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा गांव में भोगीलाल पांड्या का क्या हुआ था? जन्म। इस भोगीलाल पांड्या ने 1935 में हरिजन सेवा समिति, हरिजन सेवा समिति की स्थापना भी इसी ने की। ध्यान रखना, हरिजन सेवा, आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति, निम्न वर्ग के लोगों को उत्थान करने के लिए ये हरिजन सेवा समिति की स्थापना करने वाला भी कौन था? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या जिसने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। इसके अलावा इस भोगीलाल पांड्या जो था इसको बांगड़, बांगड़ का गांधी, आदिवासियों का मसीहा, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आदिवासी जनजाति रहती है, उस आदिवासियों का इसको बोलते हैं मसीहा। बांगड़ क्षेत्र है इसलिए इसको बांगड़ का क्या बोल देते हैं? गांधी। इसने भोगीलाल पांड्या जो था इसने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल जो था उस डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भोगीलाल पांड्या। यहाँ जगह नहीं थी, आप यहीं डॉट में लगा देना। 1944 में इसने डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या की थी? स्थापना। देखो सागरमल गोपा, ये सागरमल जो गोपा थे, इस सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर का ही व्यक्ति था ये। जैसलमेर का एक गुंडा प्रवृत्ति का इंसान था। मतलब गुंडा देखते हो ना, गुंडा की प्रवृत्ति एक अलग ही हो, शरीफ की तरह नहीं। वो तो एक बुलेट तो गाड़ी में आएगा, कॉलर ऊपर रखेगा, है ना, वो अलग ही प्रवृत्ति होती है। उस प्रवृत्ति का इंसान था ये जैसलमेर में। जैसलमेर में ही जन्मा था। अपने क्षेत्र विशेष में गुंडा प्रवृत्ति से रहते थे सागरमल गोपा, जिनका जन्म जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के राजा थे, जैसलमेर के राजा, राजा का नाम था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जनता पर अत्याचार करता था। जवाहर सिंह जनता पर, जैसलमेर की जनता पर क्या करता था? अत्याचार, उनका शोषण करता था, उनसे वसूली करता था, ऐसे काम करता था जैसलमेर के राजा जवाहर सिंह। ये जवाहर सिंह और ये गुंडा प्रवृत्ति का था सागरमल गोपा। इसने जैसलमेर में जवाहर सिंह का विरोध किया, जवाहर सिंह का विरोध किया। वह जनता का मसीहा बना, जनता का मसीहा, जैसलमेर में जनता का मसीहा बना। इस जैसलमेर में सागरमल गोपा की 2 पुस्तकें फेमस हुई। इसके लिए 2 पुस्तक लिखी गई थी जैसलमेर के अंदर, जो सागरमल गोपा ने लिखी थी। सागरमल गोपा की 2 पुस्तकें, एक पुस्तक का नाम है जैसलमेर में, जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज, और दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है आजादी का दीवाना। जैसलमेर में गुंडा राज और दूसरी पुस्तक है आजादी का दीवाना। आज़ादी के लिए बिल्कुल एक दीवाने की तरह काम कर रहा था ये सागरमल गोपा जैसलमेर में। इसकी 2 पुस्तकें फेमस हैं जो दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बनी चुकी हैं। जैसलमेर का गुंडा राज और आज़ादी का दीवाना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा की 2 पुस्तकें जो बड़ी फेमस है, जैसलमेर में गुंडा राज और आज़ादी का दीवाना। नेक्स्ट बात करें दामोदर दास राठी। देखो दामोदर दास राठी के लिए एक ही क्वेश्चन सबसे पर्याय कि राजस्थान में दामोदर दास राठी राजस्थान का लोह पुरुष, राजस्थान का लोह पुरुष किसे कहते हैं?
दामोदर दास राठी। भारत का लौह पुरुष किसको बोलते हैं? भारत का लौह पुरुष, ये तो भारत का लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहे लेने वाला ही काम किया था, एकीकरण करने की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति पर थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको भारत का लौह पुरुष बोलते हैं। जबकि अगर आपसे राजस्थान का लौह पुरुष पूछ लिया तो वो दामोदर दास राठी। ये राजस्थान का लौह पुरुष है विजय सिंह पथिक। सब कुछ आप इसके बारे में बिजोलिया कृषक आंदोलन में पढ़ चुके थे, परंतु इस विजय सिंह पथिक का जन्म मैंने वहां नहीं बताया। जन्म इसका, विजय सिंह पथिक का जन्म जो हुआ था वो बुलंदशहर, बुलंदशहर यूपी में पड़ता है। बुलंदशहर यूपी के गुड़ा मठावली, गुड़ा मठावली एक गांव है यूपी में, बुलंदशहर के अंदर। इस बुलंदशहर जिला यूपी राज्य और उसके गुड़ा मठावली गांव में विजय सिंह पथिक का क्या हुआ था? जन्म। जिसके बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। जब बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया तब अपना नाम इसने क्या रखा था? विजय सिंह पथिक। तो ये बातें नोटेड करो। गोकुल भाई भट्ट, जन्म सिरोही जिले के आतल गांव में हुआ था। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक बने। राजस्थान का गांधी कहते हैं। भोगीलाल पांड्या, जन्म सीमलवाड़ा गांव डूंगरपुर में हुआ था। 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना। बांगड़ का गांधी, आदिवासियों का मसीहा बोलते। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। सागरमल गोपा जैसलमेर में जन्मे। जैसलमेर के राजा जवाहर सिंह थे, जनता पर अत्याचार करते थे तो उनका विरोध इसने किया था सागरमल गोपा ने, और इनके सामने जनता के विरोध में खड़ा, जनता के साथ खड़ा हो गया ये सागरमल गोपा। इसके शासनकाल की 2 पुस्तक बड़ी फेमस हुई, एक जैसलमेर में गुंडाराज, दूसरी आज़ादी का दीवाना। इसके अलावा दामोदर दास राठी राजस्थान का लौह पुरुष कहलाता है, जबकि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछेगा कहीं, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दामोदर दास राठी। इसको राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। विजय सिंह पथिक, जन्म बुलंदशहर यूपी में गुड़ा मठावली गांव में हुआ था। बचपन का नाम भूप सिंह था और इसने बिजोलिया कृषक आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व। बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व, बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसने किया था विजय सिंह पथिक ने। बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक। लिख लिया सबने? मिटाऊं? मिटा दूं? नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट फ्रीडम का टॉपिक बचता है, जो है राजस्थान का एकीकरण। एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है भाई, राजस्थान का एकीकरण, लास्ट फ्रीडम का टॉपिक। इसके बाद आपको कला संस्कृति के चैप्टरों से रूबरू कराएंगे। भाई इस राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण है, ये एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। टोटल 7 चरण आएंगे इसके। उन 7 चरणों में राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण। ये एकीकरण जो था, अगर हम इसकी बात करें, देखो राजस्थान में कुल 19 तो रियासत थी, 3 ठिकाने थे और 1 चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। इसका एकीकरण करना था। 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नरी प्रदेश का एकीकरण करने के भारत में कुल रियासत थी 562। उन 562 रियासतों के अधीन ये रियासतें काम करती थी और इन रियासतों का एकीकरण करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और रियासतों का एक सचिव था जिसका नाम था बीपी मेनन। बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी चतुराई के साथ एक एक रियासत के राजा को बुलाया।
जो रियासत शक्तिशाली थी भारत में, लखनऊ थी, जैसे जौनपुर थी, जूनागढ़ थी, राजस्थान में अलवर थी, भरतपुर थी, जैसलमेर थी, राजस्थान में ये डूंगरपुर के राजा थे, बांसवाड़ा का राजा था, ये क्या है, स्वतंत्र रहना चाहते थे, अपना स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, स्वतंत्र अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली में बैठ गए, साथ में बैठ गया बीपी मेनन, रियासतों का सचिव, और साथ में बैठ गया, तीसरी कुर्सी लगी उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, ये उस समय एकीकरण के समय गवर्नर थे। लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, तीनों ने बड़ी चतुराई के साथ की फलाने रियासत का राजा अपने एकीकरण में शामिल, राजस्थान, भारत और पाकिस्तान में 2 संघ बना दिए थे, और ये आदेश इन्होंने जारी कर दिया कि जो भी रियासत है भारत में, या तो भारत में आओ नहीं तो पाकिस्तान में जाओ। बंटवारा हो रहा था तब, जो राजा नहीं चाह रहा था ना तो भारत में जाऊं ना पाकिस्तान में जाऊं, मैं तो स्वतंत्र देश बनाऊंगा मेरे साम्राज्य का, तो वो राजा उसको एक साथ में ये आमंत्रित करते कि आओ चाय पे बुला लेते, बुलाते उसको, पहले तो उसको हिंदी में समझाते कि देख तुझे रियासत करनी है, वो नहीं मानता तो उससे कहते कि अब तू जा, तू जब रियासत में पहुंचेगा ना तब तक तेरी रियासत को हम खत्म कर चुके होंगे। अकेले अकेले राजा को अगर एक साथ बुला लेते, रियासत के राजा एक साथ हो जाते तो ये कभी एकीकरण नहीं कर पाते, पर वो एक एक करके बुलाते थे। जिन्होंने रियासत अपनी शामिल कर दी भारत संघ में कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं कर रहे थे, शक्तिशाली थे अपने आप में, 30 मार्का राजा थे, उन सबको एक एक करके बुलाया दिल्ली, और दिल्ली में तीनों बैठ जाते। पहले लॉर्ड माउंटबेटन के पास बुलाते, गवर्नर के पास, गवर्नर कहता रियासत शामिल करनी है, भारत में जाएगा कि पाकिस्तान में जाएगा, वो कहे नहीं मैं तो मेरा स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित करूंगा, तो उसको हिंदी में समझा देते सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन कि तू दोबारा रियासत तक पहुंचेगा ना, पीछे से तेरी रियासत पर पूरी दिल्ली सल्तनत हमला करने वाली है, बता तू कहाँ बचेगा तेरी रियासत लेके। तो हार के उसको कहीं ना कहीं XYZ कैसे भी साम दाम दंड भेद जो नीतियां होती हैं, और उस पर विलय पत्र पर क्या करवा लेते थे, हस्ताक्षर। इस तरीके से एकीकरण बड़ी चतुराई के साथ किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान में 19 रियासत थी, जिनमें सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान में सबसे प्राचीन जो रियासत थी, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़। राजस्थान में सबसे नवीन, बाद में जो रियासत, नवीन रियासत कौन सी थी ऐसे पूछता है, सबसे प्राचीन और नवीन। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी, सबसे बाद में रियासत बनी झालावाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो थी वो थी मारवाड़, या फिर जोधपुर कह सकते हो, मारवाड़ कह सकते हो, जोधपुर कह सकते हो। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर थी, और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत, क्षेत्रफल में सबसे छोटी जो रियासत थी, क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल में शाहपुरा, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। ये आज भीलवाड़ा में पड़ती है शाहपुरा, वर्तमान एक तहसील है भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा। ये शाहपुरा एक जयपुर में भी है, शाहपुरा बोलते हैं उसको, ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, ठीक है ना। मेवाड़, झालावाड़, जोधपुर, शाहपुरा, सबसे प्राचीन, नवीन, क्षेत्रफल में बड़ी और छोटी, ठीक है भाई। रियासती एकीकरण की जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल व रियासती सचिव बीपी मेनन, रियासती सचिव बीपी मेनन। रियासती एकीकरण की जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल व रियासती सचिव बीपी मेनन।
इनने जिम्मेदारी उठाई और आजादी के समय गवर्नर लॉर्ड माउंट बेटन था। अंतिम गवर्नर यही था भाई, लॉर्ड माउंट बेटन। फिर एक भारतीय गवर्नर बन के आया श्री राम गोपालाचार्य। श्री राम गोपालाचार्य ये गवर्नर बन के आज़ादी के समय गवर्नर थे लॉर्ड माउंट बेटन। इसके अलावा इस राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को 7 चरणों के माध्यम से प्रारंभ हुआ तथा 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। 7 चरण लगे कुल। स्टार्टिंग हुई 18 मार्च 1948 को और समापन हुआ इसका 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का 7वां चरण जो राजस्थान के नाम से अस्तित्व में आया, 7वां चरण राजस्थान के नाम से अस्तित्व में आया। राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, राजस्थान में सबसे नवीन रियासत झालावाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत सापरा। रियासती एकीकरण की जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और रियासती सचिव बीपी मेनन को दी गई थी। आज़ादी के समय गवर्नर लॉर्ड माउंट बेटन थे, एकीकरण के समय भी लॉर्ड माउंट बेटन थे। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को 7 चरणों के माध्यम से प्रारंभ हुआ तथा 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गया। 48 से 56 तक राजस्थान का एकीकरण चलेगा, जिसमें 7 चरण आएंगे। उन 7 चरणों के माध्यम से राजस्थान का एकीकरण हुआ था। लिख लिया? इसमें क्या विंडो खिड़की नहीं है कि कोई भी विंडो नहीं है? ये विंडो है ना? हाँ, तो एक विंडो को खोल दो, इसमें से सफोकेशन खत्म हो जाएगा। वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, इधर से तो वेंटिलेशन मिल रहा है पर ये चौक है बिल्कुल। और गिलास में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, सफोकेशन हो रहा है इसके अंदर। लिख लिया सबने? मिटाऊँ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के माध्यम से हुआ। कम से कम पहला चरण लो, कल आधी क्लास में अपन लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। एकीकरण एक क्वेश्चन आता ही आता है। 7 चरण कैसे थे? 7 चरण में नंबर 1 प्रथम चरण। प्रथम चरण, पहले चरण में क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ। पहले चरण में किस चीज को अस्तित्व में लाया गया था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को ये मत्स्य संघ निर्माण किया गया था। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ निर्मित किया गया था। और मत्स्य संघ के अब मत्स्य संघ पहले चरण में मत्स्य संघ बनाया था इस डेट को 18 मार्च 1948 को। अब मत्स्य संघ जो नाम बनाया था, मत्स्य संघ नाम दिया। ये मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? मत्स्य संघ नाम किसने दिया? मत्स्य संघ नाम कोई बता सकता है? भाई किसी ने तो ये नाम तो दिया होगा ना मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जो नाम दिया था, ये दिया था KM
कन्हैयालाल मुंशी, कन्हैयालाल मानिकचंद मुंशी ऐसे नाम था इसका। इसने नाम दिया था मत्स्य संघ। ठीक है, अब मत्स्य संघ बनाने के लिए क्या क्या चीज मिलाई गई थी, तो देखो अलवर रियासत मिलाई, अलवर प्लस भरतपुर मत्स्य संघ प्रथम चरण में अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर, और एक ठिकाना था, ठिकाना का नाम था नीमराना, आज अलवर में पड़ता है, नीमराना को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था। नीमराना को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया था। किस डेट को बना, 18 मार्च 1948। नाम दिया के.एम. मुंशी ने। मत्स्य संघ अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर और नीमराना ठिकाना था, उसको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। इस मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ जब बना तो इसका उद्घाटन किसने किया, मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल, मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था एन.वी. गॉडगिल ने। मत्स्य संघ में राजधानी कौन सी बनाई, मत्स्य संघ की राजधानी बनाई अलवर। एक पद सृजित किया इन्होंने राज प्रमुख का, और राज प्रमुख जो बनाया था वो राज प्रमुख बनाए धौलपुर, धौलपुर के महाराजा, क्योंकि धौलपुर भी तो मिलाया था, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह। और प्रधानमंत्री का जो पद दिया, प्रधानमंत्री का पद, ये प्रधानमंत्री का जो पद दिया था वो अलवर के स्थानीय नेता थे, अलवर के शोभाराम कुमावत। अलवर के शोभाराम कुमावत को ये मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया था। ये स्थानीय नेता था वहाँ का, जिसके नाम पर आज अलवर में शोभाराम कला महाविद्यालय चलता है। जो शोभाराम कला महाविद्यालय आर्ट कॉलेज है अलवर की, वो इसी के नाम पर चलती है, बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय। ये बाबू शोभाराम यही था जिसने अलवर में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। तो ये डाटा आपको एक चरण अपन ने कंप्लीट किया। ऐसे 7 चरण होंगे इस एकीकरण के। पहला चरण ये था, और पहले चरण के साथ ही आज की क्लास समाप्त, क्योंकि इन बाकी के 6 चरण को हम कल की क्लास में पढ़ने के बाद आपको कल्चर का पोर्शन एक बार और रिवाइज करना है, तो आपका लगभग सिलेबस आप तक पहुंचने लग जाएगा। कल्चर का पार्ट काफ़ी लंबा है, तो उसमें से हम आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ पार्टों के कुछ टॉपिकों के नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और जहाँ तक होगा आपको इसी तरीके से लिखित, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को सही चल रहा है। ठीक, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास है मेरी 12 बजे, और मुझे अब गौशाला पहुँचना है।